मोहब्बत का है जुनून, किसी को अदावत का है जुनून, कोई मुफलिसी का मारा हुआ, किसी को दौलत का है जुनून। जुनून 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 जुनून। न जाने ये कैसी है दीवानगी कि कांधे पे लादे हुए जिंदगी, भटकता हूँ मैं बेसबब बेनिशान, मेरे साथ है मेरी आवारगी। कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। जुनून 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 जुनून। तो मान लूं कि ये काम नहीं बनेगा। काम तो बन गया है सर, बस उसे एक सरफिरे मजदूर की अड़चन है। तो एक काम करो, दाम दुगना करके उसे खरीद लो। रुपये का बात नहीं है नाना साहब, तो वो तो हम आपसे पूछे बिना ही बढ़ा दिए हैं। वो अपनी वफादारी और बोसीदा वसूलों की बात करता है। वो नहीं मानेगा, पर ऊ का हमारी तरफ होना बहुत जरूरी है नाना साहब। धनराज एंटरप्राइजेस की तमाम फैक्ट्रीज में ऊ का जबरदस्त रसूख चलता है, पर वो ससुर नहीं मानेगा। वो नहीं मानेगा तो घर नहीं पहुंचेगा। जाकर उससे के ये बात कह देना। समझा दो उसे, आजकल हर एक बिकाऊ है, वो भी है। अगर कल को वो मर गया तो वो धनराज की औलाद उसके बीवी बच्चों को पूछेगा तक नहीं। नाना साहब ठीक कहते हैं, तुम लोग इन सरमायादारों को नहीं जानते। जाओ और उससे समझाओ कि धनराज वालों के लिए वो अपनी जान खतरे में न डाले। एक मौका और दीजिए केके साहब। आप बेफिक्र रहिए केके साहिब, समझ लीजिए ये काम हो गया। अब आप भी देखते जाइए, धनराज एंटरप्राइजेस की फैक्ट्रीज का चलते चलते कैसे चक्का जाम होता है। तुम्हारी चिट्ठी। वाह वाह नाना वाह, आ गया, मेरे खत का जवाब आ गया नाना। देखिए क्या लिखा है? डियर केशव, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे किसी भी सूरत में गलत नहीं समझोगे। उस दिन उसने मुझे मजबूर किया था कि मैं तुम्हें टेलीफोन पर वो सब कहूं जो कभी मेरा दिल कहने की इजाजत नहीं दे सकता है। अब तो तुम ही मेरी उजड़ी जिंदगी का सहारा हो। बस 1-2 महीने में मेरी डिलीवरी होगी। इस बच्चे के पैदा होते ही मैं इस कैद से आजाद होकर तुम्हारी बाहों में होंगी। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं किस अजाब से गुजर रही हूं। बस थोड़ा सा सब्र करो। तुम्हें मालूम है कौन? कौन? क्या? मेरी मिन्नी। देखा? मुझे माफ कीजिए नाना, मुझे माफ कीजिए। कभी कभी इतना बड़ा होते भी मैं बचपना करता हूं। साहब अंदर नहीं है। कब आएंगे? मुझे मालूम नहीं। अच्छा, मुझे बताइए मनमोहन जी, मैं आपकी मुश्किल हल कर दूं? नहीं, मुश्किल तो कुछ नहीं, एक जरूरी खबर देनी थी। वैसे वो जाने से पहले आपके बारे में पूछ चुके थे। पूछ रहे थे ना जी? तो फिर वो जरूर वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बेताब होंगे। खैर आ गए। सब कार्रवाई होगी राजा साहब। कौन सी कार्रवाई?
केशव कलसी के चाचा नाना नागरकर को सब यूनियन लीडर्स के साथ मिला दिया। अब आप देखिए धनराज एंटरप्राइजेस की गिरारियां एक एक करके कैसे जाम होती हैं। तो आप उन सबको साथ लेकर केशव कलसी के यहाँ गए थे? जी नहीं, मैंने उन्हें उनका घर दिखा दिया था और जाते हुए भी देखा था। और उसके बाद आप साइट पे गए होंगे ड्यूटी पर? आपने साइट पे जाने के लिए कहा था? ओफ, मेरी समझ में नहीं आता है कि आपके साथ क्या करूं मैं। अगर आपके बुढ़ापे का लिहाज ना होता तो मैं आपको, खैर, धनराज विला के साथ होने वाली कंस्ट्रक्शन पर ड्यूटी नहीं थी आपकी? हाँ थी तो सही। तो फिर आप वहां गए क्यों नहीं? सर वो कुत्ते, वहां शेर हो या कुत्ते, कल से आप वहां से हिलेंगे नहीं। नहीं मनमोहन शेरों से नहीं डरता, पर वो जो कुत्ते हैं ना, नहीं कल से जाऊंगा मैं, जाऊंगा। बेटा मिनी खाना लगा दिया। सुना नहीं? माँ हमें खाने पे बुला रही है। मुझे भूख नहीं है। जब तुम्हें खाना नहीं खाना होता तो तुम बेचारी माँ को पहले से क्यों नहीं बता देती? वो तुम्हारी सास है, नौकरानी नहीं। बाहर जाके देखो, वो अभी भी भूखी हमारा इंतजार कर रही है। तो मैंने इंतजार करने को कहा है, इंतजार कर रही है। माँ के इंतजार की कीमत तुम क्या जानो? मैं जब थका हारा घर आता हूं तो तुमसे इतना भी नहीं होता कि तुम मुझे एक गिलास पानी के लिए पूछो। क्यों पूछो? तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है? तुम मेरी बीवी हो और तब तक रहोगी जब तक मैं तुम्हें तलाक न दे दूं। बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। फिर कहो कि मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ती हूं? बोलो, फिर बोलो। तुम जैसा कंगाल मुझे इन सूखी रोटियों के सिवा और क्या खिला सकता है? ये कंगाल तुम्हारे बाप के पास गिड़गिड़ा कर तुम्हारा हाथ मांगने नहीं आया था। उसी ने अधिकारी साहब को 20 बार हमारे घर भेजा, क्योंकि उसे तुम्हारी गिरी हुई और घिनौनी असलियत मालूम थी। तुमने मुझे घिनौनी कहा? घिनौनी? तुम्हारे वजूद से ही मुझे घिन आती है। You bloody bastard! आज फिर मेरे ऊपर हाथ उठाया। देख लेना, तुम्हारे ये हाथ न कटवा दिए तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं हूँ। लो मारो, गला घोट दो। मेरी माँ को दी गई इस गाली के लिए तो वाकई मैं तुझे जान से मार देता हूँ। फिर चाहे मुझे फांसी क्यों न लग जाती, लेकिन मुझे तेरे पेट में अपने इस बच्चे का ख्याल है। मत छुओ मुझे। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ माँ, आओ खाना खाते हैं। तुम दोनों के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था? मैंने कहा ना माँ, कुछ नहीं हुआ। मियाँ बीवी में तो ऐसी खिटपिट होती रहती है। नहीं नहीं, कुछ बात जरूर है। मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम दोनों के बीच रोज रात को झगड़ा होता है। मुझे बताओ क्या बात है? नहीं बताओगे? माँ, जब मैं बेबस हो जाऊंगा तो तुम्हें जरूर बताऊंगा। आज तो मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैंने बहुत बेवकूफी कर रही है। आओ माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये बहू खाना नहीं खाएगी? वो कोई बच्ची नहीं है माँ। होटल से जो केक और पेस्ट्री आई थी उसी से उसने अपना पेट भर लिया। केशव, किसको फोन कर रहे हो? मैं इंक्वायरी से डॉक्टर स्नेहलता का नंबर पूछ रहा हूँ। डॉक्टर स्नेहलता? वो कौन है? मिनी की गायनेकोलॉजिस्ट।
अरे तुम उसकी फिक्र क्यों करते हो? उसकी फिक्र करने के लिए बहुत सारे हैं। नहीं, मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि मिनी के अबॉर्शन के लिए वो कितना पैसा लेगी? फिर वही बच्चों वाली हरकत। चलो रखो। लेकिन मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए नाना। मिनी की गोद में बच्चा होगा तो मेरा। केशव, तुम्हें मालूम है मिनी 7 महीने की पेट से है। अब बच्चा गिराना मौत को दावत देना है। क्या तुम मिनी को मारना चाहते हो? नहीं, लेकिन मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए। सब्र करो केशव, सब्र करो। समय बड़ा बलवान होता है, उसका इंतजार करो। मिनी बेटे, बेटा मैं जरा बाजार जा रही हूँ, महीने का सामान खरीदना है। घर का ख्याल रखना। अच्छा जी। हेलो, हेलो, कौन? केशव? केशव वो मुझे मार डालेगा। नहीं, मैं घर के टेलीफोन से नहीं बोल रही हूँ, वो उसने कटवा दिया है। केशव, कल रात उसने मुझे मारा। नहीं, उसे मारना नहीं, बस मैंने अपने दिल की भड़ास को निकालने के लिए तुम्हें टेलीफोन किया। हाँ, अब मुझे जाना है केशव, उसकी माँ वापस आने वाली है, मुझे जाना है। बाय। चलिए वकील साहब, चुपचाप से अंदर चलिए। चलो। देखा वकील, ये के क्या कर सकता है? भीमा के हाथ में क्या है मालूम है? उसे तमंचा कहते हैं। मेरी आंख के एक इशारे से तू अपनी इस वकील की वर्दी समेत यमराज के पास पहुंच जाएगा। तूने मेरी मिनी पर हाथ उठाया। शरीफों के घरों में यह काम नहीं होता। तू क्या समझता वकील कि तेरी शादी के दिन मंडप से मैं अपनी मिनी को उठाकर ला नहीं सकता था? अगर और कोई भी लड़की होती तो मैं ऐसा ही करता, लेकिन मैं मिनी से मोहब्बत करता हूं, इसलिए उससे ऐसी कोई ज्यादती नहीं कर सकता। अब तू क्या समझेगा मोहब्बत क्या है? मैं उसके प्यार का इम्तिहान ले रहा था, इसलिए मैंने को उस आजमाइश में डाल दिया। नहीं तो केशव कलसी का दिल जिस लड़की पर आता है, पलक झपकते ही वो इन कदमों में होती। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। वो तेरे पास मेरी अमानत है, वो तेरे पास मेरी अमानत है। और जिस दिन वो तेरे उस पिल्ले को जन्म देगी, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत उसे मुझसे जुदा नहीं कर सकेगी। सफेद लिबास में अपनी काली करतूत छुपाने वाले बुज़दिल, तू जानता नहीं तू किसकी गैरत को ललकार रहा है। देख लेना मैं तुझे किस तरह जेल की काल कोठड़ी तक पहुंचाता हूं। देख लेना। हरामजादे, मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं केशव, केशव छोड़ो। पता चला किस शेर से मुकाबला है? आराम से केशव। वकील है, हालात की बारीकियां जानता है।
यहां से। मैं खुद ही चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले अपनी चुनौती दोहराता हूं। केशव कलसी, नील भाटिया भी तुझे छोड़ेगा नहीं। जा वकील जा, तू जो मर्जी कर, आज केके ने तुझको माफ कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मैं गुनहगार हूं। मैं मुजरिम हूं, बेईमान हूं जहांपनाह, मैं गद्दार हूं जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। पछतावे की ये चंद अल्फाज और ये मगरमच्छ के आंसू तुम्हें हमारे कहर से बचा नहीं सकते। आपको उस खून का वास्ता जो हम दोनों की रगों में दौड़ रहा है। खामोश! अपनी गंदी जुबान से उस मुकद्दस खून का नाम मत लो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। धन्यवाद। नाना, इसको समझा कि के की दी हुई रकम कोई गिनता नहीं है। नवा नवा है ना, धीरे धीरे हमारे सारे उसूल समझ जाएगा। माफ कीजिएगा केशव साहब, हमार बाप ने हमसे कहा है कि बेटा किसी को रुपया देते वक्त और किसी से रुपया लेते वक्त एक बार गिनना जरूर चाहिए। उसका वास्ता बेईमानों से पड़ा होगा। ये पैसे रख लो और किसको यहां से। तुम्हारे मजदूर यूनियन के किसी आदमी ने तुमको यहां देख लिया तो तुम्हें कच्चा खा जाएगा। कमाओगे, खूब कमाओगे, बस जरा होशियार रहना, और आइंदा जब भी बात करनी हो तो टेलीफोन पे करना, मुझसे या नाना साहब से। अब तुम जा सकते हो। मेहरबानी। राम जी की सर। राजा साहब, मैं के बोल रहा हूं। कहिए, अब कुछ मजा आ रहा है कि नहीं? अरे साहब, मजे जैसा मजा आपके नाना साहब ने वाकई कमाल कर दिया। अब जब उस रईसजादे के कानों में उसकी मशीनों की गड़गड़ाहट का संगीत पड़ना बंद हो जाएगा तो उस पर कयामत टूट पड़ेगी। आप मेरी तरफ से अपने नाना साहब का खास तौर से शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। आप खुद ही अपना शुक्रिया अदा कीजिए, वो यही है ना? हेलो, अब आप खुश हैं ना? जी बहुत खुश हूं। एक बहुत पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई।
कहिए बिल कितना आया है? भेज दीजिए बोरी भर नोट। आप बोरियां भिजवा दीजिए, मैं नोट भरवा देता हूं। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था। राजा साहब, आप तो जानते हैं कि केशव ऐसे सौदे टेलीफोन पर नहीं करता। हाँ? करेंगे करेंगे, सब हिसाब करेंगे। कहिए तीसरी फैक्ट्री का क्या हाल है? वही तो आया था, वहां की मशीनें भी दम साधे खड़ी हैं। हाँ। वेरी गुड, तब तो जल्दी उनमें जंग भी लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नहीं, ये नहीं चलेगा। इस सब के जिम्मेदार आप लोग हैं। कई महीने पहले मजदूरों की इस बेचैनी और लोगों की साजिश का आपको अंदाजा नहीं था? मैंने आपको वार्न नहीं किया था कि आप इनके साथ कायदे से चले? वो बड़े बदतमीज हो गए हैं सर, बात बात पर पलट कर जवाब देते हैं। पहले तो आंख उठाकर बात तक नहीं कर पाते थे। मिस्टर खन्ना, कब समझेंगे आप? वक्त बदल गया है। पहले मजदूर अनपढ़ था और आज 50% मजदूर एजुकेटेड है। सर, जमाने के साथ तो हम बदल ही रहे हैं। अपने यहां किसी मजदूर के साथ कोई जाति नहीं हो रही है। मुझे तो लगता है कोई इन्हें उकसा रहा है। जरूर कोई बाहरी आदमी है जिसने इन लोगों में से कुछ को खरीद लिया है और उसी ने इनका दिमाग खराब किया है। यह बात भी मैं अच्छी तरह से समझता हूं। मुझे मालूम है ये सब कुछ कौन करवा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने ही लोगों से उलझें। दुश्मन यही तो चाहता है। वी आर प्लेइंग देयर गेम। हम सब समझते हैं सर, लेकिन डिसिप्लिन के बगैर काम नहीं चल सकता। प्रोडक्शन में पहले से ही कमी हो रही है। आखिर जवाब तो हमें ही देना होता है ना सर। आई अंडरस्टैंड मिस्टर खन्ना, आई अंडरस्टैंड दिस। आप एक काम कीजिए, आप यूनियन के चारों लीडर्स को मेरे घर पर चाय पे बुलाइए। मैं खुद उनसे पूछूंगा आफ्टर ऑल वो क्या चाहते हैं। रेखा, रेखा, अरे कहाँ हो तुम? अरे बाबा, क्या है? बड़े खुश नजर आ रहे हो। रेखा, सचमुच आज मैं बहुत खुश हूँ। उस कमीने पर किया हुआ मेरा हर वार सीधा पड़ता जा रहा है। तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे वो सारी फैक्ट्री तुम्हारी हो गई हैं जिनमें तुमने हड़ताल करवाई है। अरे एक न एक दिन वो हमारी हो जाएंगी, तुम देखती जाओ। आज तक कितनी ही फैक्ट्री में हड़तालें हुई हैं, क्या वो सब बंद हो गई हैं? कोई ना कोई समझौता हो जाएगा और उनमें काम फिर शुरू हो जाएगा। अरे रानी साहिबा, मुझे क्या मालूम है? मैं तो सिर्फ उसकी फैक्ट्रियों में एक नासूर का बीज बोना चाहता था, सो मैंने बो दिया। और अब देखना ये नासूर उसे कैसे अंदर ही अंदर खा जाएगा। आए दिन मजदूर हड़ताल करेंगे और उसे उनकी मजदूरी बढ़ानी पड़ेगी और आखिर उसके हिस्से में घाटा ही घाटा। तुम्हें पता नहीं आज मैं कितना खुश हूं। परसों सैटरडे है, हम एक शानदार वीकेंड गुजारेंगे। तुम जहां कहोगी मैं तुम्हें वहीं लेके चलूंगा। आप भूल रहे हैं, परसों हमें विशाल को उसके बोर्डिंग स्कूल मिलने जाना है। तो कोई बात नहीं, हम विशाल को मिलने के बाद कहीं चलेंगे। ओके? ओके। वक्त और रिश्तों के उतार चढ़ाव की एक अनोखी दास्तान जुनून, हर रविवार शाम 7 बजे देखना ना भूलें। जुनून, 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 जुनून।